बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जनाब इंट्रोडक्शन टू टैक्सेशन देख रहे हैं। हमने एक इनकम की डेफिनेशन भी देखी थी और इसके साथ फिर हमने एक बात की थी हेड्स ऑफ इनकम। हेड्स ऑफ इनकम के अंदर हमने डिफाइन किया कि जनाब देयर आर 5 डिफरेंट हेड, जिसमें के सैलरी आ गया, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आ गया, इनकम फ्रॉम और फिर आ गया कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के लिए हम एक लफ्ज और भी इस्तेमाल कर रहे थे, दैट इज रेजिडुअल हेड। रेजिडुअल का मतलब होता है बचा कुचा, यानी जो इनकम कहीं ना फिट हुई उसको उठा के कहां डाल देंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में डाल देंगे। फिर हमने रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट के ऊपर बातें की और इसकी कल हमने कुछ थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली। अगर और थोड़ा सा आगे चलें और हम ये जो यहाँ से चीज़ें देखना चाह रहे हैं उसके अंदर एक दो बातों को और इनकॉर्पोरेट कर लें कि अब ये सारा काम होने के बाद हम जब इस सारे इनकम टैक्स को वाइंड अप कर रहे होंगे ना, तो असल में हमने क्या करना है, किसी शख्स की इनकम कैलकुलेट करनी है, विच इज कॉल्ड टैक्सेबल इनकम। ठीक है ना। अब टैक्सेबल इनकम कैसे कैलकुलेट होती है, फिर उसके ऊपर टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमारे आज का लेक्चर है। टैक्सेबल इनकम हम किसे कह रहे हैं? एक शख्स की टोटल इनकम पहले हम कैलकुलेट करते हैं। टोटल इनकम का मतलब है इनकम फ्रॉम ऑल हेड्स। ठीक है ना, इनकम फ्रॉम ऑल हेड, जैसे कि इनकम फ्रॉम सैलरी, फिर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, भले ये पाकिस्तान सोर्स हो भले ये फॉरेन सोर्स हो, इनकम फ्रॉम इनकम फ्रॉम इन सारी का पांचों का एक टोटल लगाया तो उसका नाम क्या रख दिया, टोटल इनकम। अब यहां कुछ और बातें भी छोटी छोटी आएंगी, लेकिन आगे चलेंगे तो आगे हमने पूरा चैप्टर इनके ऊपर पढ़ना है। जैसे सैलरी इनकम के ऊपर पूरा चैप्टर पढ़ना है, इनकम फ्रॉम बिजनेस के ऊपर पूरा चैप्टर पढ़ना है, कैपिटल गेन पे पूरा चैप्टर पढ़ना है। अच्छा, हमने ना ये सारी इनकम कैलकुलेट कर ली। हमारी इनकम भी ना तीन तरह से आती है, लेकिन अभी हम फिलहाल दो बातें करने लगे हैं। एक लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं NTR। क्या करते हैं? इसको कहते हैं नॉर्मल टैक्स रिजीम, नॉर्मल टैक्स रिजीम। और एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं FTR, फाइनल टैक्स रिजीम या सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। इस बात में क्या फर्क है, अभी हम इंट्रो के तौर पर इसको पढ़ रहे हैं, फिर आगे चलेंगे तो इसे डिटेल में भी ये बातें आ रही होंगी। जिस इनकम को हम कहते हैं ना कि ये NTR में है, इसका मतलब होता है इस तरह की सारी इनकम, पांचों हेड की इनकम का टोटल लगा देंगे। ठीक है। और जिस इनकम के बारे में हम ये कह रहे हो कि ये FTR में है या SBI में है, वो इस टोटल में से माइनस कर देंगे। देखिए यहां क्या किया मैंने, ये सारी इनकम लगाई, इसके बाद क्या किया, लेस इनकम सेपरेट ब्लॉक। सेपरेट ब्लॉक वाली इनकम को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। क्लियर हो गई बात? मसलन ऐसे समझते हैं, एक बंदे की सारे हेड्स की इनकम का टोटल आ गया 35 लाख रुपया साल का। पता चला इसमें से 5 लाख इनकम वो है जो सेपरेट ब्लॉक में जानी है, माइनस कर दी। अब बाकी क्या बच गया, 30 लाख। ठीक हो गई बात? बाकी क्या बच गया, 30 लाख। अब गवर्नमेंट हमें यहां 4-5 इंसेंटिव दे रही है। वो कहते हैं यार अगर आपने ना इन हेड में पैसे खर्च किए हैं ना, वो हम आपकी इनकम में से क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, यानी उसके ऊपर हम आपसे टैक्स नहीं ले रहे। वो बातें भी हमने डिटेल में आगे जाके पढ़नी है, लेकिन इशारतन अभी यहां आ रही है। नंबर 1 इसको कहते हैं, वो जो गवर्नमेंट हमें अलाउ कर रही है ना कि यार चलो ये चीजें माइनस कर दें, इस पे हम आपसे टैक्स, उसको क्या कहते हैं, डिडक्टेबल अलाउंसेस। डिडक्टेबल अलाउंसेस क्या है, इनकम के वो इस्तेमाल जिसके ऊपर गवर्नमेंट हमारे से टैक्स नहीं ले रही। वो पहला इस्तेमाल क्या है, अगर आपने ज़कात पे की है।
ज़कात कैसे पे करनी है, किसे पे करनी है, ये हम जब डिटेल में जाएंगे तो बात करेंगे। अगर आपने ज़कात पे की है, अगर आपने वर्कर वेलफेयर फंड में पैसे डाले हैं, ये जो फैक्ट्रीज होती है ना, यहाँ एक फंड बनता है, एक खास अमाउंट प्रॉफिट की, एक खास अमाउंट हर फैक्ट्री ने उस फंड में डालनी होती है, हर बिजनेसमैन ने उस फंड में डालनी होती है। वो पैसे जो हम वहां डाल रहे हैं, गवर्नमेंट कहती है चलो यार इस पे हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे। इसी तरह का वहां दो फंड बनते हैं वर्कर से रिलेटेड, एक वर्कर वेलफेयर फंड और एक वर्कर पार्टिसिपेशन फंड, दोनों यहां लिखे। आपने देखा होगा मुल्क में कहीं आपको शायद नजर आएगा सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल्स, ये इसी पैसे से चलते हैं। यहां से पैसा इकट्ठा होता है और फिर इस पैसे से वर्कर के वेलफेयर के काम हो रहे होते हैं, ठीक है ना। और फिर एक और बात आ गई, चौथी बात आ गई, अलाउंस फॉर एजुकेशनल। अगर आपके बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं तो वहां भी एक अमाउंट जो हमारे बच्चों की तालीम पे खर्च हो रही है, उसके ऊपर भी गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेती। कौन कौन सी चीजें आ गई? ज़कात, वर्कर वेलफेयर फंड, वर्कर पार्टिसिपेशन फंड, अलाउंस फॉर एजुकेशन। वो कहते हैं ये माइनस करते हैं बच्चों के, नहीं ये इंडिविजुअल की बात हो रही है, मेरे बच्चों के जब हो रहे होंगे तो, ठीक है ना। अब फर्ज किया जी ये पहले 30 लाख आया, इन 4 हेड में मैंने 4 लाख रुपया खर्चा हुआ था, ये माइनस हो गया। वो कहते हैं भाई 26 लाख वो इनकम है जिस पर आपने टैक्स देना है। क्या मतलब? ये कौन सी इनकम है? टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल का क्या मतलब है? जिस पर मैंने टैक्स देना है, टैक्सेबल इनकम। क्लियर होगी बात? क्या करना है? सब हेड की इनकम इकट्ठी करनी है, एनटीआर एफटीआर सारी एक दफा, फिर उसमें से एफटीआर माइनस कर देनी है, फिर उसमें से डिडक्टेबल अलाउंसेस माइनस कर देने हैं। अब एक इनकम आई है जिसके ऊपर हमने टैक्स देना है, ठीक है। अब यहां जब हम पहुंचे, अभी हम इंडिविजुअल की बातें करें, कंपनी की बातें नहीं हमारे सिलेबस में कैफ लेवल पे, ये फाइनल में चाहेंगे तो कंपनी का जिक्र आएगा। अभी हम किसकी टैक्सेशन करें? इंडिविजुअल की और एक एओपी की, पार्टनरशिप की भी। ये दो टैक्सेशन हमारे सिलेबस में, लेकिन वो पार्टनरशिप भी ऐसे आटे में नमक के बराबर है। जो हमारा 90% ऑफ द सिलेबस है इनकम टैक्स का, दैट डील्स विद टैक्सेशन ऑफ इंडिविजुअल, मेरी आपकी टैक्सेशन, ठीक है ना। अब वो कहते हैं जो इंडिविजुअल है ना, ये दो कैटेगरी में हमने बांट लिए टैक्स लेने के लिए, इनके दो ग्रुप बना दिए। एक ग्रुप का नाम रख दिया सैलरीड इंडिविजुअल और दूसरे का नाम रख दिया नॉन सैलरीड इंडिविजुअल। बात समझ आई? एक ग्रुप का क्या नाम रख दिया? सैलरीड इंडिविजुअल। ये कौन लोग हैं? जिनकी मेजर इनकम सैलरी से आती है। अब सवाल पैदा हो गया, सर मेजर का क्या मतलब हुआ? क्या इसमें जर्नल और कर्नल वाली इनकम भी आनी है कि मेजर की आनी है खाली? तो जाहिर है लॉ डिफाइन कर देगा जब हम इसे रिफाइन पढ़ेंगे कि ज्यादा हिस्सा और ज्यादा से कितना मुराद है। एक वक्त हम कहते थे 50% से ज्यादा, फिर क्योंकि इन लोगों को हम थोड़ा सा सहूलत देते हैं, इसको हम आम आदमी बोल रहे हैं जरा, और ये वो लोग हैं जो बिजनेस वगैरह से पैसा कमा रहे हैं। हम कह रहे हैं यार ये तो पैसे वाले लोग हैं। अब देखते हैं ना, गवर्नमेंट जब भी कोई पॉलिसी बनाती है कहते हैं अच्छा चलो आम आदमी को थोड़ा सा हम इससे बचा लेंगे, आम आदमी के बिजली का रेट भी कम कर देंगे, गैस के शुरू के यूनिट भी कम कर देंगे, ये एक चलो कहने की हद तक कि बहुत ज्यादा ना भी हो रहा हो तो सैलरीड इंडिविजुअल कौन है? आम आदमी। इसके ऊपर टैक्स का रेट थोड़ा सा हमने हाथ खोला रखना है, ठीक है ना। अब इसको डिफाइन करना पड़ेगा। फिर अब हमने शुरू में एक बात की थी आपसे कि यार टैक्स का अरेंजमेंट क्या, अब वो मैं इसीलिए कहता कि इन 2-3 लेक्चर में अब हमें सारी बातें समझ आ रही। सबसे पहले सेक्शंस आ रहे हैं, हम सेक्शन में से कहीं ना कहीं गुजर आए। इसके नीचे शेड्यूल आएंगे। शेड्यूल में हमने कहा था कि यार कोई ऐसी तफसील जो जगह जगह बखेरने की बजाय एक जगह लिख देते हैं, ठीक है ना। जैसे टैक्स का क्या रेट होगा, अब जगह जगह कभी वहां लिखें कभी वहां लिखें, इनकम पे कितना लगेगा, प्रॉपर्टी पे कितना लगेगा,
कहते नहीं नहीं यार इसका एक शेड्यूल बना लेते हैं, उस शेड्यूल में टैक्स बना देंगे। तो हमने पढ़ा था सेक्शंस हैं, सेक्शन के नीचे शेड्यूल हैं और शेड्यूल के नीचे रूल्स है। अब आप रूल 14 पढ़ा है, वो आपको पता लग गया कि रूल का क्या मतलब है, कैसे डेज कैलकुलेट करने थे, आने वाला दिन काउंट होगा कि नहीं होगा, जाने वाला दिन काउंट होगा कि नहीं होगा, ऐसे सोच रहे थे। अब आज जिक्र आ गया शेड्यूल का, फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, ठीक है ना। वहां क्या लिखा हुआ है, रेट्स लिखे हुए हैं। तो फर्स्ट शेड्यूल में टेबल बना हुआ है, ये देखें कौन आ गया जी, सैलरीड पर्सन। सैलरीड पर्सन किसे कहते हैं, पहले तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, यही शेड्यूल में लिखी हुई है। टैक्स रेट फॉर सैलरीड इंडिविजुअल वेयर द इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल chargeable under the head salary exceed 75% of his taxable income। taxable income किसे कह रहे थे, डिडक्टेबल अलाउंसेस माइनस करने के बाद वाली इनकम को कह रहे थे। यानी हमने जो 75% देखना है वो 26 लाख का देखना है, 35 लाख का नहीं देखना। ये बात समझ आई। अब एक बंदे की टैक्सेबल इनकम कितनी है, 26 लाख। फर्ज करते हैं, हम कहते हैं यार 21 लाख रुपया तो सैलरी थी, बाकी कहीं और से आई है। अब मैं देखना चाह रहा हूं ये सैलरीड इंडिविजुअल है या नहीं है, तो कह रहे हैं यार इसकी इससे परसेंटेज निकाल लें, यानी 21 लाख रुपया ओवर 26 लाख रुपया मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दें ताकि परसेंटेज में आंसर आ जाए। निकालिए जनाब। एट्टी पॉइंट 76%। लॉ क्या कह रहा है, 75। अगर 75 से इफ सैलरी एक्सीड 75 पर, अगर एग्जैक्ट 75 आ जाता तो भी नॉन सैलरीड। 75.01% अब एक्सीड कर गई, ठीक है ना। तो ये बंदा कौन बन गया, सैलरीड इंडिविजुअल। अब लिखा हुआ ये शेड्यूल है, ठीक है ना, ये शेड्यूल है, किसका शेड्यूल है, सैलरीड इंडिविजुअल का शेड्यूल है, ठीक है ना। वो कहता है भाई इससे हमने टैक्स कैसे लेना है। अब यहां लिखा हुआ है कि अगर इस बंदे की इनकम वेयर द टैक्सेबल इनकम डज नॉट एक्सीड 600,000, अगर इसकी साल की सैलरी 6 लाख है टोटल वाली, वो टैक्सेबल इनकम की बात हो रही है, अगर 6 लाख तक है तो कहता है यार इसे तो ज़कात देनी चाहिए, इसे टैक्स क्या लेना भी। वो कहता कोई टैक्स नहीं लेना, इससे जीरो टैक्स है। इसका मतलब है 6 लाख तक की इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है। 6 लाख का मोटा हिसाब लगाएं, 50,000 सैलरी, मोटा अपने समझने के लिए। इसका मतलब जो बंदा 50,000 मंथली सैलरी ले रहा है, गवर्नमेंट कह रहा है यार इससे हमने इनकम टैक्स नहीं, और तरह के टैक्स लेंगे हम इससे, इनकम टैक्स नहीं ले रहे हैं इससे। क्योंकि जब ये इस 50,000 से जाके बेचारा दुकान से कोई चीज खरीदेगा तो वहां सेल टैक्स तो लग जाएगा ना, सेल टैक्स तो लग जाएगा। ये इनकम टैक्स की बात हो रही है कि इनकम टैक्स हमने इससे नहीं लेना। अच्छा जी, अब ये जो यहां बना हुआ है ना, फिर वो कहता है नहीं, अगर इसकी इनकम 6 लाख से ज्यादा है लेकिन 12 लाख से कम है, इसका मतलब 6 से 12 की बात हो रही है, तो फिर क्या करना है। कहते अब हमने इससे 2.5% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 6 लाख टैक्स ले। मसलन एक बंदे की इनकम 8 लाख है, तो कहता है 6 तो माइनस कर दो ना, ऊपर कितनी रह भाई 2 लाख, 2 लाख का 2.5% हमने इससे टैक्स लेना है साल का। बात समझ आई। फिर अगला रेट आ गया, अगर इसकी इनकम 12 लाख से ज्यादा हो और 24 लाख तक हो, तो फिर वो कहता है यार 15,000 हमने इससे एक टैक्स लेना है प्लस 12.5% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग। बात समझ आ रही है। अब जरा सुने मैं क्या बोल रहा हूं, ये जो ब्रैकेट्स बनी हुई है ना,
6 लाख, फिर 6 से 12, फिर 12 से 24, फिर 24 से 36, फिर 36 से 60, फिर 60 से ऊपर। इसको बोलते हैं स्लैब। क्या बोलते हैं? स्लैब्स। पहली स्लैब, दूसरी स्लैब, तीसरी स्लैब, चौथी स्लैब। स्लैब मतलब कैटेगरी। पहला कैटेगरी वाला बंदा, आप कैटेगरी 1 के बंदे हैं, कैटेगरी 2 के बंदे हैं, कैटेगरी 3 के बंदे हैं। किसकी नजर में? इनकम टैक्स की नजर में। मसलन ये वाला बंदा कौन सी कैटेगरी में? 26 लाख इसकी इनकम है। 26 लाख कहां फॉल कर रही है? 24 से ज्यादा और 36 से कम। 24 से ज्यादा और 36 से कम। कॉपी निकाल लें। 24 से ज्यादा और 36 से कम। अच्छा जनाब, अब देखते हैं इसका टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है। हाउ टू कैलकुलेट टैक्स। एक बंदा जिसकी इनकम टैक्सेबल इनकम 26 लाख है, इसका टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा? टैक्सेबल इनकम का मतलब है इसमें से 2 इनकम माइनस हो चुकी हैं। सेपरेट ब्लॉक वाली भी माइनस हो चुकी हुई है और डिडक्टेबल अलाउंसेस भी माइनस हो चुके हैं। ठीक है, अब करना क्या है जी? स्टेप 1, पहला स्टेप क्या करना है? फाइंड द स्लैब। ठीक है, ये शेड्यूल हमें एग्जाम में प्रोवाइडेड होता है, हमें याद नहीं रखना होता। ठीक है ना, हमने इनकम के शेड्यूल में जाके देखा कौन सा शेड्यूल लगता है, कौन सा लगता है? 4। अब दूसरा काम क्या करना है? आपने जो इसकी टैक्सेबल इनकम है ना, स्टेप नंबर 2 में क्या करना है? यहां से तो सिर्फ हमने देखना था कौन सा लग रहा है, 4th। ये लिखना नहीं है, समझने के लिए बता रहा हूं। अगला दूसरा काम क्या करना है? इसकी इनकम है कितनी? 26 लाख रुपए। इसमें से माइनस कर दें जहां से ये स्लैब शुरू हो रही है। चौथी स्लैब कहां से शुरू हो रही है? 24 लाख रुपए से। 24 लाख माइनस कर दो इसमें से। क्यों माइनस किया अभी बताता हूं। बाकी क्या बचा है? 2, असल में क्या हुआ, 2 लाख रुपए की इनकम इसकी कहां फॉल कर रही है? चौथे स्लैब। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? 2 लाख रुपए की इनकम कहां फॉल कर रही है? चौथी स्लैब में। इसका रेट लिखा हुआ है इस स्लैब में, कितने %? इस पर रेट लगाएं कितना जी? 22.5%। क्या आंसर आ गया? 45 पूरा ही 45,000 टैक्स बना इसका। किस पर? इन 2 लाख पे। ठीक है, लेकिन ये शेड्यूल हमने डिजाइन ऐसे कर रखे हैं कि ये बंदा चौथे है, वो भी करते हैं। अभी तीसरे स्टेप में वही करना। 3 स्टेप में टैक्स कैलकुलेट होता है। स्टेप नंबर 1 स्लैब मालूम करें। स्टेप नंबर 2 उस स्लैब की इनकम मालूम करें। उस स्लैब की इनकम, बंदे की इनकम नहीं, उस स्लैब की। चौथी स्लैब में कौन कितनी इनकम है इस बंदे की? 2 लाख। उसका टैक्स आ गया। अब हमने एग्जाम ये जो वो जो FBR है उसने शेड्यूल ऐसे बना रखे हैं। उसने क्या किया, असल में इस बंदे ने चौथे स्लैब में होने का मतलब है इसने पहले स्लैब का टैक्स भी पे करना है, दूसरे का भी करना है, तीसरे का भी करना है, चौथे का भी करना है। लेकिन हमने इस शेड्यूल को डिजाइन ऐसे किया हुआ है कि जिसमें फॉल करता है वहां का आपने कैलकुलेट करना है। पिछले 3 का यहां जमा करके लिखा हुआ है। 1,65,000 ये पहले ही पीछे कैलकुलेट होके आया हुआ है। ना समझ आए तो एक दफा कैलकुलेट कर लें। क्या जी, कैसे कैलकुलेट कर लें? 24 लाख थी ना, ऐसे देखें पहले 6 लाख पर कितना टैक्स है? 0। फिर अगली स्लैब कितने की है? 6 लाख की है। अगले 6 लाख पर कितना टैक्स है? 2.5%। तो निकालें जी 2.5 कितना बना? ये 15,000 बन गया। तीसरी स्लैब में कितनी इनकम आई इस बंदे की?
तीसरी स्लैब कहां से शुरू हो रही है? 12 से 24 तक 12 लाख रुपया। इसका रेट क्या है? रेट बताओ, ये कितना बन गया? 1,50,000। पहले में 0 बना, इन तीनों का टोटल लगाओ, यही वहां लिखा हुआ था। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? 1,65,000, ठीक है ना। इसके लिए लफ्ज क्या बोलते हैं? बेस टैक्स। बेस का मतलब है जो स्लैब हम क्रॉस कर रहे हैं उनका टैक्स कितना है। बेस टैक्स 1,65,000, और सिर्फ हमने कैलकुलेट करना हुआ करेगा जिस स्लैब में फॉल कर रहे हैं उसकी इनकम कैलकुलेट करनी है और उसका टैक्स कैलकुलेट करना है। उसमें बेस टैक्स ऐड करना है, बंदे का टैक्स आ गया। हमने कैलकुलेट किया इस बंदे की चौथी स्लैब में कितना टैक्स बन रहा है? 45,000। अब टोटल कितना बना? 1,65,000 जमा 45,000, 2,10,000। बात समझ आ गई? टैक्स कैसे निकालते हैं? 3 स्टेप से। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले स्लैब देखते हैं, ये बंदा कौन सी स्लैब में फॉल कर रहा है। स्टेप नंबर 2, उस स्लैब की कितनी इनकम है। उस स्लैब की इनकम कैसे निकलती है? टोटल इनकम में से स्लैब जहां से स्टार्ट हो रही है, ऐसे लिख लें क्या है फार्मूले के तौर पर? टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल इनकम माइनस स्टार्ट ऑफ स्लैब। टोटल इनकम माइनस स्टार्ट ऑफ स्लैब। ये उस स्लैब की इनकम निकल आई है। इसके ऊपर रेट लगा दें। इतना तो मैथ पढ़े हैं आप लोग। 45,000 तो निकाल ही लोगे ना। और उसमें बेस टैक्स, बेस टैक्स का क्या मतलब है? जो स्लैब हम क्रॉस कर रहे हैं, जो स्लैब हम कंप्लीट कर रहे हैं, उसका टैक्स कितना है। मैंने आपको मेंटली कॉन्सेप्चुअली क्लियर करने के लिए करके दिखा दिया, लेकिन ये अभी कभी भी हमने करना नहीं है। ये तो हमें रेडीमेड मिल रही है फिगर। क्लियर हो गई बात जी? ओके, चलें अब देखते हैं कितनी क्लियर हो गई। एक बंदे की इनकम 57 लाख ये है, 57,500,000। कौन सी इनकम है? टैक्सेबल इनकम। कैलकुलेट टैक्स पेएबल। एक बंदे की इनकम 57,500,000 रुपए है। अगर वो सैलरीड इंडिविजुअल है तो बताएं इसका टैक्स कितना बनेगा? क्या करना है? स्टेप नंबर 1, पहले देखना है ये कहां फॉल करता है। 57 लाख की इनकम कहां? 36 लाख से ज्यादा और 60 लाख से कम, यहां फॉल करता है ना, इस ब्रैकेट में फॉल करता है। इसका मतलब है इस बंदे की रेलिवेंट स्लैब कौन सी है? ठीक है ना। पहला काम, स्टेप नंबर 1, स्लैब ढूंढें किस स्लैब में फॉल करता है। 5वीं स्लैब में फॉल करता है। स्टेप नंबर 2, 5वीं स्लैब में कितनी इनकम कमाई है इसने? इसकी टोटल टैक्सेबल इनकम कितनी है? 57,500,000 माइनस ये स्लैब कहां से शुरू हो रही है? 36 लाख से। 21,500,000 पे रेट कौन सा लगेगा? 27.5%। क्या आंसर आ गया? और उसमें बेस टैक्स जमा कर देंगे 4,35,000। कितना आ गया जी? 10,12,000। कहानी खत्म हो गई? कहानी खत्म हो गई? अच्छा, इस कहानी को थोड़ा सा और वो कर लेते हैं। एक सवाल बनाए, अब साथ साथ लिखते जाएं आप लोग ना।
एक बंदे की सैलरी है 25 लाख रुपया, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है 2 लाख रुपया, अदर इनकम है 1 लाख रुपया, इसने ज़कात पे की है 2 लाख रुपया। बताइए इसका टैक्स कितना बनता है? अब सारे स्टेप आपको करने हैं। पहले क्या निकालना है? टोटल इनकम। ठीक है ना? क्या करना है? पहले टोटल इनकम। टोटल इनकम में अभी तो हम साझा कर रहे हैं क्योंकि अभी बहुत कुछ नहीं पड़ा हुआ। टोटल इनकम में से फिर हमने माइनस करनी थी क्या? सेपरेट ब्लॉक। सेपरेट ब्लॉक का तो हमने जिक्र ही नहीं किया। फिर क्या माइनस करना था? वो 4 बातें। वो 4 का जिक्र नहीं है, 1 का जिक्र है। बात समझ आ रही है? यानी इस स्लाइड को हमने हल्का सा अप्लाई करवा दिया, ये जो पिछली स्लाइड चल रही थी। पहले सारी इनकम ली, उसमें से माइनस कर दिया और उसमें से माइनस कर दिया डिडक्टेबल, अब पहुंच गए टैक्सेबल इनकम पे। इसका मतलब है ये सारी इनकम का लगाया टोटल और ये उसमें से माइनस की, तो हमारे पास टैक्सेबल कितनी आ गई? टैक्सेबल इनकम कितनी? 26 लाख रुपया। अब एक फड्डा पड़ गया। क्या फड्डा पड़ गया? ये सैलरीड है कि नॉन सैलरीड है? ठीक है ना? ये सैलरीड है कि? अब क्या उसूल था? सैलरी को टैक्सेबल इनकम से चेक करें, अगर ये 75% से ज्यादा है तो सैलरीड है। ये तो नजर ही आ रहा है, 26 लाख में से 25 लाख वहां से है, लेकिन बहरहाल आपने कैलकुलेट कर लिया। तो बंदा कौन बन गया? सैलरीड। अब क्या करना है? अब टैक्स कैलकुलेट करना। टैक्स कैलकुलेट करते हुए कितने स्टेप हैं? कितने स्टेप हैं? पहला स्टेप क्या है? स्लैब चेक करें, कितनी इनकम है टोटल? 26 लाख। कहां फॉल कर रहे हैं? 24 से ज्यादा और 36 से कम। 24 से ज्यादा और 36 से कम। अच्छा जी, कितनी रह गई? 2 लाख। वो पहले ही कैलकुलेट हुई खड़ी है। और बाकी सारी स्लैब की कितनी है? 1 लाख। बात समझ आ गई? अच्छा जी, अगर एक आदमी है उसकी सैलरी इनकम है ही नहीं, तो ये तो बस आंखें बंद करके नॉन सैलरीड है। और अगर सैलरी है भी, फिर परसेंटेज से पता चलता है, क्योंकि सैलरीड इंडिविजुअल कब बनते हैं? जब 75% को एक्सीड करे। अगर 75 एग्जैक्ट आ जाए फिर भी आप कौन है? नॉन सैलरीड। अगर आप नॉन सैलरीड हैं तो आपके साथ क्या सलूक होना है? वो कहता है भाई आपके लिए अलग शेड्यूल है हमारे पास, नॉन सैलरीड। वो कहता है आपकी भी स्लैब बनी हुई है, बाकी सब कुछ वही है। पहली स्लैब आपकी भी 6 लाख तक की और आपसे भी हमने कोई टैक्स नहीं लेना। इसका मतलब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपने शहरियों को यह सहूलत प्रोवाइड करती है कि जो लोग 6 लाख तक इनकम कमाएं, भले बिजनेस से कमाएं भले सैलरी से कमाएं, उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। लेकिन फिर 6 लाख से 8 लाख 7.5%, फिर 8 से 12 बेस टैक्स जमा 15%, फिर 12 से 24, फिर 24 से फिर बात समझ आ रही है? नॉन सैलरी। चलो मेरी छोड़ो बात वीडियो बन रही, क्यों खराब करा रहा तुम हैं? अच्छा जी, बात समझ आई? अब नॉन सैलरीड का टैक्स कैसे कैलकुलेट करना? वही 3 स्टेप। नंबर 1, स्लैब आइडेंटिफाई करें।
नंबर 2 स्लैब की इनकम आइडेंटिफाई करें, नंबर 3 स्लैब का टैक्स कैलकुलेट करें, और फिर बेस टैक्स बीच में। ये जब हुकूमत आई ना पीछे पीडीएम वाली, और ये सारा, अगर तो हमारे मुल्क में सबसे ज्यादा टैक्स कौन पे करता है? सैलरीड क्लास। क्योंकि सैलरीड क्लास के लिए उसूल क्या है? पहले टैक्स कट के बाकी के पैसे देने हैं इन बेचारों को। हमने मसलन हम राइज में हम लीगली बाउंड हैं कि हम, आप जो हमारे पास एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, अगर वो पहली स्लैब में नहीं है तो पहले उनका टैक्स काटें, बाकी की सैलरी उन्हें जमा दें, और ये टैक्स काट के कहां जमा करा दें? गवर्नमेंट के खाते में जमा करा दें। तो सैलरीड इंडिविजुअल हमेशा से गवर्नमेंट इस पे हाथ तोला रखती थी कि यार इनको हमने थोड़ा फैसिलिटेट करना है। लेकिन जब ये पीडीएम वाली हुकूमत आई, और ये जो खान साहब का भी जो आखिरी दौर था आईएमएफ के अंदर आगे, अब वो कहते हैं यार जब आप लोगों की अवाम टैक्स देती नहीं है तो फिर जो देती है उस पर टैक्स लगाओ। अब आप गौर करो, अब ये फेवरेबल हो गया है। इसका रेट कैसे चल रहा है? 7.5, 15 ऐसे चल रहा है, ठीक है ना। अगर आप सैलरीड को देखें तो इसके बाद सीधा ही 12.5, ठीक है ना। तो बहरहाल ये अलग से डिस्कशन नहीं है, तो मैं वैसे समझाने के लिए कह रहा हूं, गवर्नमेंट जैसे चाहे रेट्स बना दे, जितने मर्जी बना दे। तो हमारे पास नॉन सैलरीड के रेट अब कैसे बन गए? 0%, 7.5%। ये याद नहीं रखने, स्लैब तो हमें एग्जाम में प्रोवाइडेड होगी ना। मसलन आप मुझे कैलकुलेट करके दें जरा, एक बंदे की इनकम है 45 लाख रुपया, टैक्सेबल इनकम है 45 लाख रुपया। टैक्सेबल का मतलब है वो काम मैंने कर दिया, कौन सा? सेपरेट ब्लॉक भी माइनस कर दी है, और डिडक्टेबल अलाउंसेस भी माइनस कर दिए हैं, ठीक है ना। आपको शुरू कहां से करवा रहा हूं? टैक्सेबल से। अगर टैक्सेबल इनकम 45 लाख रुपया है तो जरा कैलकुलेट करने, शाबाश। नॉन सैलरीड की, $9,40,000। कैसे पता चला जी हमें? सबसे पहले क्या करना था? आइडेंटिफाई द स्लैब। कितनी इनकम थी हमारी? 45 लाख। कहां फॉल कर रहे थे? 7th स्लैब में, 40 लाख से ऊपर। सारा टैक्स रेट क्या बन गया? सीधा ही 35%। अब पता करना था 7th स्लैब में इनकम कितनी है मेरी। तो ये स्लैब शुरू हो रही थी 40 लाख से, मेरी इनकम थी 45 का मतलब 5 लाख यहां फॉल कर रही थी, उसका लिया 35%। कितना आ गया जी? 1 लाख। और जो पिछली सारी स्लैब में क्रॉस करके है उसका कितना टैक्स बनता है? 7,65,000। टोटल कितना हो गया? 9,40,000। इसीलिए लोग टैक्स नहीं देते। 45 लाख में से 9,40,000 तो गवर्नमेंट मांग रही है भत्ते का। इंडिविजुअल की टैक्सेशन 2 कैटेगरी में होती है, सैलरीड इंडिविजुअल, नॉन सैलरीड इंडिविजुअल, ठीक है ना। यहां कौन कौन फॉल करते हैं? टैक्स रेट फॉर नॉन सैलरीड इंडिविजुअल एंड एसोसिएशन ऑफ पर। अगर पार्टनरशिप हो फिर भी यही लगेगी। कंपनी हो तो कुछ और होगा, लेकिन कंपनी अभी फिलहाल हमारे सिलेबस में शामिल नहीं। लेकिन अगर इंडिविजुअल, फिर 2 ऑप्शन है, फिर देखना है ये सैलरीड है या नहीं है। सैलरीड है या नहीं है कैसे पता चलता है? 75% ऑफ टैक्सेबल इनकम से, ये डेफिनेशन आ रही है सैलरीड की। Where the income of an individual chargeable under the head salary exceeds 75% of his taxable income, a rate of tax to be applied shall be this। 2 टेबल्स हमें एग्जाम में अवेलेबल हैं, यहां से हम टैक्स कैलकुलेट कर रहे होते हैं।
और इस टैक्स की कैलकुलेशन तक जाने का तरीका क्या है, वो हमने ये 3 स्लाइड से ये सारा नॉलेज हमने समराइज किया है। सबसे पहले है हाउ टू कैलकुलेट टैक्सेबल इनकम। जहां से भी इनकम आ रही है सारी इकट्ठी कर लें, सैलरी से, प्रॉपर्टी से, बिजनेस से, कैपिटल गेन से, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस से। अब एक इल्म और अभी हमने पढ़ना है, इनमें से कौन सी इनकम एनटीआर में और कौन सी एफटी। एनटीआर, अच्छा एक मोटा जुमला बोलने लगाओ, स्लैब सिर्फ एनटीआर पे लगता है। लिख लेंगे ये जुमला ऐसे, स्लैब सिर्फ एनटीआर पे लगता है, लिख ले ये जुमला कहीं। स्लैब सिर्फ एनटीआर पे लगता है। एफटीआर या सेपरेट ब्लॉक जो होते हैं ना, उसका रेट अलग होता है, वो कहीं और लिखा होता है, अभी नहीं हमने पढ़ा, उसके ऊपर ये स्लैब रेट नहीं लगते। स्लैब लगने का मतलब ही है कि ये कौन सी इनकम है, एनटीआर की, नॉर्मल टैक्स। कभी हमें पहचान ना हो रही हो कि ये कौन सी इनकम है, हमने देखना है इसके ऊपर टैक्स रेट कौन सा लगा है, क्या इकट्ठा लगा है सब पे, तो फिर ये क्या है, एनटीआर। और अगर अलग अलग लगा है, इस पर ये टैक्स है, इस पर ये टैक्स है, इस पर ये टैक्स है, इसका मतलब है ये क्या है, एफटीआर। इसीलिए हमने क्या किया, क्योंकि उस पर ये रेट लग नहीं सकता था, हमने उसे उठा के माइनस कर दिया। क्योंकि हमने इस टोटल पे तो ठा करके टैक्स का रेट लगाना था ना, इसीलिए उसे उठा के क्या कर दिया, माइनस कर दिया। पहले एनटीआर एफटीआर की इकट्ठी इनकम निकाली है, फिर इसमें से सेपरेट ब्लॉक को माइनस कर दिया, और फिर 4 ऑप्शन और आई हैं, अगर किया है तो माइनस हो जाएंगे। मसलन एक आदमी, उसने ना ज़कात दी है, ना वर्कर वेलफेयर फंड देता है, ना वर्कर पार्टिसिपेशन फंड देता है, ना कोई बच्चों का तालीमी अखराजात हैं, या बच्चे बड़े हो चुके हुए हैं, अब कोई भी माइनस नहीं हो रही चीज़। ये चीज़ 4 चीज़ें माइनस होनी है अपनी अपनी कंडीशंस के साथ। मसलन यहां लिखा हुआ है, मैं एग्जाम्पलीफाई करने के लिए कह रहा हूं, यहां लिखा हुआ है ज़कात माइनस करें। अब ज़कात तो एक इस्लामिक कॉन्सेप्ट है ना, लेकिन ये इस्लामिक कॉन्सेप्ट नहीं लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है ये वो ज़कात आप माइनस करेंगे जो ज़कात आपने गवर्नमेंट के खाते में जमा करवाई है। गवर्नमेंट का एक बैतुल माल है ना, उसमें अगर ज़कात जमा कराई है, कुरान कहता है ज़कात किसे दें, बल्कि वो तो पूरी डिटेल बताता है कि पहली ऑप्शन आपके गरीब रिश्तेदार, फिर मेरे सबसे करीब से शुरू करता है इस्लाम, और फिर उस दायरे को फैलाता है। वो कहता है मैं अपने सगे भाई को, सगी बहन को भी ज़कात दे सकता हूँ। ज़कात 2 लोगों को नहीं दे सकते बस आप, एक ऊपर वाली चेन को, एक अपने से नीचे वाली चेन को। ऊपर वाली चेन में आएंगे मेरे माँ बाप, उनके माँ बाप, उनके माँ बाप, इसे नहीं ज़कात दे सकते। एक मेरी नीचे वाली चेन, मेरे बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे। एक शख्स अपने सगे भाई को ज़कात दे सकता है, सगी बहन को ज़कात दे सकता है। फिर ये दायरा बनता है कि अच्छा जी अब करीब रिश्तेदार देखो, हमसाया देखो, ताकि यानी ज़कात का कॉन्सेप्ट ये है कि आप जिसे जानते हैं उसको दें, ठीक है ना, जानने वाले को दें। फिर एक और मसला है ज़कात के साथ, ज़कात हम सिर्फ मुसलमान को दे सकते हैं, सदका हम किसी को भी दे सकते हैं। ज़कात हम सिर्फ पर्सन को दे सकते हैं, नेचुरल पर्सन होना ज़रूरी है, सदके में नेचुरल पर्सन होना भी ज़रूरी नहीं है। ज़कात इदारों को नहीं दी जा सकती। ज़कात में जो आप ज़कात दे रहे हैं उसमें किसी शख्स को, किसी इंसान को मालिक बनाना होता है। अगर आप एक ज़कात उठा के किसी इदारे में दे दें, इदारा को तो कोई मालिक नहीं है। ज़कात के पैसों से आप नलका नहीं लगवा सकते, कुआं नहीं खरीद सकते, क्योंकि वहां उसका मालिक कोई नहीं बना, अवामुन नास मालिक बनी है, ठीक है ना। ये मोटे मोटे से जो मसाइल। अब यहां ये बात नहीं लिखी हुई है, गवर्नमेंट कह रही है यार ये वो ज़कात है जो हमारे, आपने देखा अभी यकम रमजान आया था तो उस दिन बैंक बंद थे। क्यों बंद थे? क्योंकि जिन लोगों के पैसे वहां पड़े हुए थे, अगर वहां भी एक सर्टिफिकेट लेती है गवर्नमेंट, मसलन मैं अगर मेरा अकाउंट है बैंक में, मैं वहां लिख कर दे दूं कि जी मैं अपनी ज़कात खुद अदा करूंगा, मेहरबानी आप ना काटें, आपने ज़कात काट के गलत जगह इस्तेमाल करनी है, सियासी जलसों पे लगा देनी आपने, ठीक है ना। क्योंकि ज़कात एक शरई मसला है।
ज़कात के बारे में उलमा फरमाते हैं कि अगर आपने गलत जगह दे दी तो ये अदा नहीं हुई। अब ये नहीं यार अगले का ईमान जाने दी, नहीं, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं वेरीफाई करूं कि इसको ज़कात दी जा सकती है कि नहीं दी जा सकती, ये मुसलमान है कि नहीं, ठीक है ना। अब जो लोग कॉन्शियस हैं वो अपने रिलीजियस बात को गवर्नमेंट को थोड़े अदा करने देंगे। गवर्नमेंट पे हमें कितना का एतबार है हमें सारों को ही पता है, बात समझ आ रही है ना। लेकिन गवर्नमेंट कह रही है ये वो पैसे काट लें जो आपने हमें ज़कात दी है। हमें से मतलब है जो गवर्नमेंट का एक फंड है ज़कात एंड उशर फंड, उसमें जो पैसे जमा करें। अब एग्जामिनर ने सवाल में लिख दिया ज़कात पेड टू पुअर रिलेटिव्स, तो ये पता लग गया ये नहीं माइनस होनी। खाली एग्जामिनर ने सवाल जवाब लिखा ज़कात, वो कल वाली बात, ओपन क्वेश्चन, अजम्पशन लें, या तो अजम्पशन लें ज़कात पेड अंडर ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस, फिर माइनस हो जाएगी, या अजम्पशन लें कि नहीं यार ये तो ज़कात पर्सनली पे हुई है, तो फिर माइनस नहीं होगी। ऐसे नहीं ऐड नहीं होगी ना, माइनस नहीं करेंगे, बस टोटल इनकम का पार्ट है, उस पर टैक्स देना पड़ेगा। क्लियर होगी बात। तो ये 3 स्लाइड के बाद अब थोड़ा स्केच हमारा क्लियर हो गया है कि अच्छा यार क्या होने जा रहा है, ठीक है ना। अब असल में इसके बाद हमने काम शुरू करना है। ये चैप्टर नंबर 4 चल रहा है आई कैप की किताब का। कोई इसकी जरूरत ही नहीं, आज वाली स्लाइड की जरूरत कोई नहीं आपको प्रिंट कराने की ना, ये किताब में छपा हुआ है ये, ठीक है ना। हमने साथ जो चीज इस्तेमाल करनी है ना, एक एज अ सोर्स, एक बात याद रखें, ये जो 3 सब्जेक्ट है ना, मैं जो 3 पढ़ाता हूं, मेरा तजर्बा ये है, बी लॉ, सी लॉ, टैक्स, ये मैं 3 पढ़ाता हूं ना। एग्जामिनर अपना सारा पेपर किताब में से बनाता है, आई कैप की किताब में से बनाता है 100%। तो आप समझे आई कैप की जो ऑफिशियल स्टडी टेक्स्ट है वो तो हमने अटैच करना ही करना है अपने साथ, ठीक है ना। तो वहां हमें ये सारी चीजें मिलेंगी, हम एडिशनल सारी इसके अलावा जो कुछ चाहिए, जो चीजें वहां बहुत तफसील में नहीं लिखी हुई हैं, हमें डिटेल चाहिए, वो मेरी स्लाइड से और सारा कुछ आपको मिलेगा। लेकिन इसके बावजूद आई कैप की किताब को हम एज ए रेफरेंस बुक लेकर चलेंगे। हम वक्तन फवक्तन किताब को क्लास में खोलेंगे और उसमें गो थ्रू करेंगे, बेटा यहां से कोई चीज रह तो नहीं गई। क्योंकि जो ये कहना ना कि यार आपका कोर्स खत्म हो गया, इसका मतलब हम ये इंश्योर करें कि ऑफिशियल टेक्स्ट हमने सारा लाइन टू लाइन सारा पढ़ लिया हुआ है, सारा कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। आप अभी फिलहाल आई कैप बाद दफा रिवाइज कर देता है किताब, अभी आप बल्कि मैं ग्रुप में भी सेंड कर दूंगा, वरना आप जाहिर आई कैप की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं किताब, मैं भी सेंड कर देता हूँ। बस वहाँ से सॉफ्ट में पढ़नी है हमने, उसका अभी प्रिंट नहीं लेना, ठीक होगी ना बात। तो अब आए हम यहाँ पहुँच गए, तो अब हम चलेंगे असल सिलेबस की तरफ। और असल सिलेबस कहाँ से चलना है, वही जो सेक्शन 11 में लिखा हुआ था, हेड्स ऑफ, यहां से शुरू करना है, ठीक है ना। अब हम इसमें ये अलग अलग चैप्टर है, इनका आपस में कोई ऐसे लिंक नहीं है, पहले जरूर यही पढ़ना है, पहले नहीं, इनमें से कोई भी चैप्टर हम कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, इसका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। तो हम इसमें से आकर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से आगाज करेंगे, ताकि ईद के बाद हम अभी एक जो काम शुरू करें वो हमारा कंप्लीट हो गया हुआ, ठीक है ना। तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से कल से हम इंशाल्लाह ताला बाकायदा आगाज करेंगे। इंट्रोडक्शन में इस चैप्टर में भी कुछ और बातें पड़ी हुई हैं, लेकिन हम उसे यहाँ इसलिए नहीं पढ़ रहे कि अभी हमें वो बातें आगे दोबारा पढ़नी है, तो फिर हम यहाँ टाइम वेस्ट ना करें, उनको उनकी जगह पे जाके खुद ही उन्होंने अपने अपने चैप्टर में डिस्कस हो जाना है। हमें जो एक स्ट्रक्चर चाहिए था ना कि जहन में आए यार हम क्या करने जा रहे हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह आपको समझ आ गया कि यार ऐसे 5 हेड की हमने इनकम कैलकुलेट करनी है, उस इनकम के ऊपर हमने टैक्स कैलकुलेट करना है। लेकिन असल में तो पढ़ना है कि उन हेड को कैसे कैलकुलेट करना है, ये कैसे पता चले कि सैलरी की इनकम कितनी है, ये कैसे पता चले कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कितनी है, ये कैसे पता चले कि इनकम फ्रॉम बिजनेस कितनी है। तो कल आएंगे तो इंशाल्लाह हेड्स ऑफ इनकम को बाकायदा मंडे से आगाज करेंगे, इंशाल्लाह मंडे को मुलाकात होगी।